जैसा कि आप सब जानते हैं, किसी भी कंपनी में किसी जॉब वैकेंसी को फिल करना इतना इजी टास्क नहीं होता है। इसके पीछे बहुत सारे काम होते हैं जो करने पड़ते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोनू एंड वेलकम टू लर्न विद अस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कोई कंपनी किसी भी एम्प्लॉय को या किसी भी कैंडिडेट को रिक्रूट करती है, क्या उसके पीछे एक प्रोसेस होती है। तो इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। स्टार्ट करते हैं रिक्रूटमेंट के कॉन्सेप्ट के साथ या मीनिंग के साथ कि रिक्रूटमेंट होता क्या है। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं कि रिक्रूटमेंट क्या होता है अपनी इजी लैंग्वेज में। रिक्रूटमेंट मीन्स सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स एंड इंस्पायरिंग दैम टू अप्लाई फॉर अ पोस्ट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को सर्च करना और उनको इंस्पायर करना कि आप हमारी पोस्ट के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये पोस्ट है, इसके लिए अप्लाई करिए। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स कौन हो सकते हैं? जो उस जॉब के लिए एलिजिबल हैं या जो इंटरेस्टेड हैं उस जॉब को करने के लिए। ठीक है, रिक्रूटमेंट एंड्स ऑन द लास्ट डे ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशंस। अब एक बार एप्लीकेशंस आ जाती हैं, एक बार जो बंदे हैं अप्लाई कर देते हैं उस जॉब के लिए, तो वहाँ पे रिक्रूटमेंट का प्रोसेस एंड हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इजी लैंग्वेज में समझते हैं क्या होता है कि आप कभी भी देखते हो ऑनलाइन कोई भी एक वैकेंसी आती है किसी भी कंपनी के लिए कि हाँ भाई इतनी पोस्ट खाली है इस जॉब के लिए, ये इसका जॉब डिस्क्रिप्शन है। तो वो क्या होता है? वो एक तरह का रिक्रूटमेंट होता है। ठीक है, रिक्रूटमेंट कैसे होता है? रिक्रूटमेंट का टिपिकल हिंदी मीनिंग जो होता है ना, वो होता है भर्ती, कि भर्ती करना एक तरह से। और भर्ती एक फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी हायरिंग प्रोसेस का। ठीक है, तो क्या होता है रिक्रूटमेंट में? कंपनीज क्या करती हैं, जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती हैं जितनी भी है, और जो कैंडिडेट्स हैं जो भी इंटरेस्टेड हैं उस जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ के जो भी इंटरेस्ट लेते हैं वो अप्लाई कर देते हैं। वहाँ पे रिक्रूटमेंट खत्म हो जाता है। लेकिन जितना बोलने में आसान लग रहा है उतना होता नहीं है। अभी आप इसका प्रोसेस देखोगे तो अभी आपको समझ में आएगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं इसके प्रोसेस की तरफ कि क्या प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट का। स्टेप्स इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, कि क्या ऐसे स्टेप्स होते हैं जो एक कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं रिक्रूटमेंट करने के लिए। फर्स्ट है रिक्रूटमेंट प्लानिंग, स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, सर्चिंग, स्क्रीनिंग, इवेल्युएशन एंड कंट्रोल। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। इसको डिटेल में पढ़ते हैं हम आगे। वैसे पढ़ के आपको पता लग रहा होगा कि क्या ये 5 स्टेप्स का मीनिंग हो सकता है, लेकिन फिर भी इसको डिटेल में पढ़ते हैं आगे कि क्या होता है वन बाय वन। पहला होता है रिक्रूटमेंट प्लानिंग, कि रिक्रूटमेंट करने से पहले, मतलब कुछ भी करने से पहले प्लानिंग की जाती है, ये आप सबको पता है। तो रिक्रूटमेंट करने से पहले उसके लिए एक प्लानिंग की जाती है। क्या है इसके अंदर? प्लानिंग इन्वॉल्व्स द ट्रांसलेशन ऑफ लाइकली जॉब वैकेंसीज एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ दीज जॉब्स इनटू अ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स दैट स्पेसिफाई नंबर एंड टाइप ऑफ एप्लीकेंट टू बी कॉन्टेक्टेड। तो प्लानिंग के अंदर यही सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि जॉब की कितनी वैकेंसीज हैं, कितनी जॉब्स हैं, और उसका नेचर क्या है जॉब के बारे में, और उसको क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि हाँ भाई इतनी जॉब निकालनी है हमें और ये जॉब्स हैं। तो उसके बाद हमें एक नंबर पता चल जाता है कि कितनी एक्चुअल में हमें हायरिंग करनी है, कितने बंदे हमें रिक्रूट करने हैं और कितने एप्लीकेंट्स को कॉन्टैक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि रिक्रूटमेंट के लिए आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा एप्लीकेंट्स को। तो रिक्रूटमेंट प्लानिंग से हमें यही पता चल जाता है कि पूरा जॉब के बारे में, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी जॉब की रिक्वायरमेंट है और उसके हिसाब से कितने बंदे हमें कांटेक्ट करने पड़ेंगे। सेकेंड स्टेप होता है इसका स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। वंस इट इज नोन हाउ मेनी विद व्हाट क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड, द नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इन दिस रिगार्ड is to devise a suitable strategy for recruiting the candidates in the organization। अभी हमें एक बार पता चल गया कि कितने बंदे हमें कांटेक्ट करने हैं या कितने लोगों को हमें कांटेक्ट करना है और क्या क्या उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप होता है उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाना, कि ऐसे ही थोड़ा ना भाई कॉल करके बोल देंगे हाँ भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये जॉब निकली हुई है, इसके अप्लाई कर दो। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है उसके लिए। अब वो स्ट्रैटेजी में क्या आ सकता है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो कहाँ के कांटेक्ट करने हैं, बाहर से उठाने हैं या कंपनी के अंदर से कांटेक्ट करने हैं। कंपनी के अंदर भी तो हो सकते हैं कुछ ऐसे सूटेबल कैंडिडेट्स जिनको हम अपने जॉब के लिए मतलब देख सकते हैं, है ना। कि रिक्रूटमेंट मेथड कौन सा सेलेक्ट करना है, कौन से एरिया के कैंडिडेट्स होने चाहिए, वो क्या क्या सीक्वेंस होना चाहिए रिक्रूटमेंट का, कि किस एक्टिविटी के बाद क्या करना है, ये सारा स्ट्रैटेजी में देखा जाता है। पहले तो हमने प्लानिंग कर ली कि कितने लोगों को हमें कांटेक्ट करना है, उसके बाद हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि कैसे करना है कांटेक्ट, क्या इफेक्टिव वे रहेगा उस चीज़ का। ऑलराइट, थर्ड आ जाता है सर्चिंग, उन चीज को सर्च करना। अब सर्चिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट वेयर द रिसोर्सेज आर सोर्स्ड डिपेंडिंग अपॉन द रिक्रूटमेंट ऑफ द जॉब। तो सर्चिंग के अंदर यही देखा जाता है कि जॉब की रिक्वायरमेंट ये है और अभी हमने स्ट्रैटेजी बना ली, अब एक्चुअल काम करना शुरू किया जाता है कि एक्चुअल कांटेक्ट करते हैं हम कैंडिडेट्स को
सर्चिंग इन्वॉल्व्स अट्रैक्टिंग द जॉब सीकर्स टू वैकेंसीज. The sources are broadly divided into two categories, internal sources and external sources. अभी जैसा कि हमने प्लानिंग और स्ट्रैटेजी में देखा था कि कहाँ से हमें कांटेक्ट करना है लोगों को, सर्चिंग में एक्चुअल में कांटेक्ट किया जाता है और ये कांटेक्ट हम इंटरनल सोर्सेज को भी कर सकते हैं. जैसे कि हमारी कंपनी में अगर कोई एलिजिबल एम्प्लॉय है तो उसको भी हम कांटेक्ट करके बता सकते हैं इस जॉब के लिए, और कोई एक्सटर्नल सोर्स है तो उसको भी बता सकते हैं. ठीक है. एक्सटर्नल कैसे कर सकते हैं हम? एक्सटर्नल कर सकते हैं हम न्यूज़पेपर वगैरह में वैकेंसी दे देंगे, इंटरनेट पे डाल देंगे, नौकरी वगैरह पे डाल देंगे, तो ये सारी चीज़ें होती हैं. तो सर्चिंग में एक्चुअल कांटेक्ट किया जाता है. फोर्थ आ जाता है स्क्रीनिंग. स्क्रीनिंग बहुत ही ज़्यादा मस्त पार्ट होता है. द पर्पस ऑफ स्क्रीनिंग इज टू रिमूव फ्रॉम द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एट एन अर्ली स्टेज दोज एप्लीकेंट्स हु आर विजिबली अनक्वालिफाइड फॉर द जॉब. तो अभी क्या होता है ना कि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई तो कर दिया है, मतलब हमने कांटेक्ट कर लिया, उन्होंने अप्लाई भी कर दिया, लेकिन उसके बाद स्क्रीनिंग की जाती है. स्क्रीनिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि जॉब की ये रिक्वायरमेंट है वो एप्लीकेंट से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है. तो उनको स्टार्टिंग में ही मना कर दिया जाता है कि नहीं यार, आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है या जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो मैच नहीं कर रही है, टाटा बाय बाय कर दिया जाता है उनको स्टार्टिंग में. नहीं तो उनका भी टाइम वेस्ट होगा, हमारा भी टाइम वेस्ट होगा. वो भी आके बैठेंगे इंटरव्यू में, लास्ट राउंड में अगर उनको निकालते हैं ये बोल के, तो वो भी बोलेंगे कि यार स्टार्टिंग में ही बोल देते. तो स्क्रीनिंग में हम स्टार्टिंग में ही देखते हैं वो सारे एप्लीकेंट्स की एप्लीकेशंस और उनको स्टार्टिंग में ही टाटा बाय बाय बोल देते हैं. इफेक्टिव स्क्रीनिंग कैन सेव ग्रेट डील ऑफ टाइम एंड मनी. बिल्कुल सही बात है कि अगर स्टार्टिंग में ही उनको मना कर दिया तो पूरे उनको मतलब इंटरव्यू राउंड्स क्लियर नहीं करने पड़ेंगे, है ना, ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी. लास्ट स्टेप हो जाता है इसमें इवेल्युएशन एंड कंट्रोल. किसी भी प्रोसेस में यार इवेल्युएशन एंड कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है. क्यों माना जाता है? कि अगर आपने इतना सब कुछ कर लिया है तो लास्ट में आप देखोगे नहीं कि उसका कितना इफेक्ट हुआ, क्या उसकी इफेक्टिवनेस है, हमने सही से काम किया कि नहीं किया, ये सारी चीज़ें. इवेल्युएशन एंड कंट्रोल इज नेसेसरी एज कंसिडरेबल कॉस्ट आर इनकर्ड इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस. बिल्कुल सही बात है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कुछ ना कुछ कॉस्ट लगती है कंपनी की हर एक स्टेज पे. तो इसलिए इवेल्युएशन एंड कंट्रोल किया जाता है उन कॉस्ट को देखने के लिए कि एक्चुअल में लगी कहाँ कहाँ पे है कॉस्ट. कॉस्ट बहुत सारी हो सकती हैं. जो रिक्रूट करेगा उसकी सैलरी हो सकती है, आपने कहीं पे एप्लीकेशन डाली है तो वहाँ का खर्चा हो सकता है, अगर किसी Naukri.com पे आपने वैकेंसी दी है तो वो लोग कुछ चार्ज कर सकते हैं, बहुत सारी कॉस्ट हो सकती हैं. Statistical information on the cost of advertisement, time taken for the process, and the suitability of candidates for consideration in the selection process should be gathered and evaluated. तो इवेल्युएशन एंड कंट्रोल में हम यही देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट्स पे हमने कितने पैसे उड़ाए हैं या कितने पैसे खर्च किए हैं, उस प्रोसेस को कंप्लीट करने में हमारी टाइम कितना लगा है, कितनी देर में हमने रिक्रूटमेंट पूरी कर ली है, और कितने हम कैंडिडेट्स बना पाए हैं सिलेक्शन प्रोसेस के लिए. ठीक है, क्योंकि रिक्रूटमेंट के बाद हम सिलेक्शन करते हैं, तो रिक्रूटमेंट में अगर जितने कैंडिडेट पास हो जाते हैं उसको सिलेक्शन के लिए भेजते हैं. इवोल्यूशन में हम ये देखेंगे 3 चीज़ें. ठीक है, लेकिन आजकल क्या होता है ना कि ये बहुत ही कम किया जाता है इवोल्यूशन एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में. ये ज़्यादातर ऐसे कॉस्ट उस पर ध्यान देती नहीं है कंपनी. ये पूरी मतलब सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह हायरिंग पूरी कर लेती है, उसके बाद देखती है. तो हर एक प्रोसेस के बाद नहीं किया जाता है ज़्यादातर, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एक तरह से. ठीक है, तो यही था इस वीडियो में. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को. और अगर आपका कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है किसी और टॉपिक से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वीडियो आ जाएगी. दैट इज़ आवर प्रॉमिस. एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर.